स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि इतिहास का जो हमारे पास 150 क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट कलेक्शन है वो रिवीजन टेस्ट के रूप में मैं चलाऊंगा। और पांचवा नंबर टेस्ट मैंने चला दिया था इतिहास का स्पेशल। और एडुटेरिया का मैं एडुटेरिया के नाम से अलग से वो चला रहा हूँ, उसका टेस्ट नंबर 1 मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। और उसका फिर आपका और आगे से फिर चलेगा उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है इतिहास का मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज, ठीक है। तो ये 1 से 51 तक करवा दिया था, अब यहाँ पे मैं 52 नंबर क्वेश्चन से करवाऊंगा। ये रिवीजन टेस्ट है, आप लोग एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन और उसका आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन, इसमें सब कुछ रहेगा। और एक बार आप पूरी अच्छी तरीके से ये टेस्ट दे लीजिए, आपको अगर अच्छा लगता है तो आगे भी देखिएगा इसका पार्ट थर्ड, जो टेस्ट नंबर आपका 7 में आएगा। ये टेस्ट नंबर 6 है, 5 मैंने करवा दिया है 1 से 51 तक, उसमें आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है। और जो भी बिहार दरोगा और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये जरूर देखना चाहिए, ठीक है। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से पैटर्न है, केवल इसमें ऑप्शन ई नहीं दिया गया है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं। 52 नंबर में 52 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित नहीं है। तो कौन सा सुमलित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी है, कलचूरी कश्मीरी, ये सुमलित नहीं है। देखिए इसमें आंसर भी दिया गया है, लेकिन ये इसीलिए मैंने इसे रिवीजन टेस्ट कहा है, ताकि आप लोग एक बार रिवीजन कर ले। अब तक जो भी आप लोग पढ़े हैं देख लीजिए, इसमें से आप लोग क्या जानते थे क्या नहीं जानते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही सुमलित नहीं है। तो कलचूरी वंश त्रिपुरी की स्थापना वाम राजदेव ने की थी और कोकल प्रथम इस वंश का प्रमुख शासक था, तथा कर्णदेव इस राजवंश का प्रतापी राजा था। कर्णदेव ने मालवा के राजा भोज को पराजित किया था। और वहीं पे अगर चंदेल वंश का बात करें तो चंदेल वंश के संस्थापक ननुक थे और इसकी राजधानी खजुराहो था। और राजा धंग के शासनकाल में खजुराहो का विश्वविख्यात मंदिर निर्मात हुआ था। और कन्नौज का बात करें तो कन्नौज का जो है गढ़वाल वंश है, ठीक है। इसकी स्थापना चंद्रदेव जयचंद इसी वंश के संस्थापक थे। तो गढ़वाल वंश जो है कन्नौज का आपका, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट आइए 53 नंबर में। 53 बोल रहा है कि प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष किसका लेखक था, ठीक है। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए 1 और 2, यानी कि गीत गोविंद और कविराज मार्ग, ये दोनों के इसके लेखक हैं अमोघ वर्ष, ठीक है। तो ये राष्ट्रकूट शासक था अमोघ वर्ष, और इसने किसका लेखक था, तो गीत गोविंद और सॉरी गीत गोविंद नहीं होगा, ठीक है। 2 3 बोल रहा है तो प्रश्नोत्तर मालिका और कविराज मार्ग, ठीक है। तो ऑप्शन 2 देख लीजिए और 3 देख लीजिए, ठीक है। तो 2 3 इसका ये लेखक था। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का शासक था जिसने मान्यखेत को राष्ट्रकूट की राजधानी बनाया था। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और अगर गीत गोविंद की रचना की बात करें तो इसकी रचना जयदेव ने की थी। और गणित सार संग्रह की रचना अमोघ वर्ष के दरबारी विद्वान महावीराचार्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 54 में बोल रहा है कि कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को 1068 ईस्वी में प्राप्त किया। तो ये था सोमेश्वर प्रथम, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सोमेश्वर प्रथम कोपम की लड़ाई में चोल शासक राजाधिराज को युद्ध क्षेत्र में ही मार डाला और मान्यखेत के स्थान पर कल्याणी को अपनी राजधानी बनाई। इसने चोल शासक वीर राजेंद्र को लड़ने की चुनौती दी, परंतु बीमारी के कारण वह स्वयं ही युद्ध क्षेत्र में नहीं पहुंच पाया और ग्लानिवश उसने तुंगभद्रा में जल समाधि ले ली, यानी कि परम योग मतलब अपना मृत्यु को प्राप्त कर लिया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार टेस्ट सीरीज वगैरह में पूछा ही गया है, एग्जाम में भी पूछा ही गया है। 55 नंबर आइए। कौन से 2 पालकालीन बौद्ध संत तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उत्तरदायी हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी, यानी कि अतीश दीपंकर और शांत रक्षित। तो शांत रक्षित नालंदा महाविहार के प्रसिद्ध आचार्य और आतिश दीपांकर विक्रमशिला के प्रसिद्ध आचार्य थे। तो ये इसका इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। अश्वघोष बुद्ध चरित्र के रचयिता और कनिष्क के समय में कुंडल वन कश्मीर में हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एक्सप्लेन कर, सॉरी पूरा जो ऑप्शन दिया गया है उसको भी एक्सप्लेन इसमें कर दिया गया है।
नेक्स्ट आइए 56 में। 56 बोल रहा है कि सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, जिनकी हत्या औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार न करने के कारण कर दी थी। अर्जुन देव जी ने 1588 ईस्वी में गुरु रामदास द्वारा निर्मित अमृतसर तालाब के मध्य में हरमिंदर साहिब नामक गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी, जिसे वर्तमान में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस गुरुद्वारे की नींव लाहौर के एक सूफी संत साईं मियां मीर जी से दिलाई गई थी। लगभग 400 साल पुराने इस गुरुद्वारे का नक्शा खुद गुरु अर्जुन देव जी ने तैयार किया था, और गुरु ग्रंथ साहिब आज जिस रूप में उपलब्ध है उसका भी संपादन इन्होंने ही किया था। जहांगीर द्वारा इन्हें मृत्युदंड दिया गया था। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, आप लोग वीडियो स्टॉप करके भी नोट कर सकते हैं अपने कॉपी के लिए। गुरु तेग बहादुर का किस मुस्लिम शासक ने हत्या किया था? तो औरंगजेब ने। और अर्जुन देव जी का तो जहांगीर ने। ठीक है, नेक्स्ट आइए 57 हो गया, 56 हो गया, 57 में आइए। 57 नंबर बोल रहा है मोहम्मद बिन तुगलक का दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी राजधानी बनाने की योजना का क्या कारण था? तो ये तो बहुत लोग आप लोग को पता भी होगा। दक्षिण में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाकर वहां राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना। मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी असफल योजनाओं के कारण पागल बादशाह भी कहा जाता था। नेक्स्ट आइए 58 नंबर में। 58 बोल रहा है हुमायूं और अफगान शासक इब्राहिम सूर के बीच मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1555 में। मच्छीवाड़ा का युद्ध मुगल बादशाह हुमायूं एवं इब्राहिम सूर सेना यानी कि अफगान सरदार नसीब खां और तातार खां के बीच हुआ था, और इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई। इसके बाद 1555 में ही हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच सरहिंद का युद्ध लड़ा गया। इसमें भी हुमायूं विजयी रहा था। और हुमायूं के बारे में आप कुछ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हुमायूं का कार्यकाल था 1530 से 1556, और हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। लेकिन वह मुगल शासकों में सबसे अभागा शासक हुआ। 1530 में आगरा में राज्याभिषेक, अपने भाइयों के साथ उदारता का व्यवहार किया और साम्राज्य का वास्तविक विभाजन कर दिया। उसने अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात और कामरान को पंजाब, काबुल और कंधार का क्षेत्र दे दिया। राज दरबार को सूफियाना ढंग से सुसज्जित किया। शेरशाह से झगड़े का मुख्य कारण बंगाल था। वहीं पे शेरशाह के बारे में जो है, तो शेरशाह से देख लीजिए, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध 1540 में परास्त होने के उपरांत हुमायूं सिंध चला गया था और 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। ठीक है, बहुत सारे इसमें डिटेल है और बहुत अच्छा इसमें एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। ठीक है, तो और यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए। कालिंजर का युद्ध हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध है, जिसमें कालिंजर का युद्ध पूछता है 1531 ईस्वी में। ठीक है, और वहीं चुनार का युद्ध बहुत बढ़िया है, 1532 ईस्वी में चुनार का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसका चौसा का युद्ध आपका 1540 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट आइए 59 नंबर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, चीनसूरा में फैक्ट्री की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। ये जो है ये कथन सत्य नहीं है। चीनसूरा बंगाल में फैक्ट्री की स्थापना डचों के द्वारा की गई थी। ठीक है, और डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। तो कभी कभी पूछता है कि कोचीन में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किसने किया था? डच, पुर्तगाल, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो वहां पे आप लोग को डच आंसर देना है। वहीं पे ये अल्बुकर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीता था और कोचीन में प्रथम दुर्ग की स्थापना की थी। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा के दोबारा भारत आने के बाद ये हुआ था। 1505 में पहले फ्रांसीसी गवर्नर अल्मीड़ा ने कोचीन को दुर्गीकरण कराया और इसे अपना मुख्यालय बनाया। 59 हो गया। 60 नंबर में आइए। 60 नंबर बोल रहा है 60 नंबर में बोल रहा है कि आधुनिक भारत में लड़े गए निम्नलिखित युद्ध का सही काल अनुक्रम क्या है? तो 60 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले अंबर का युद्ध 1749 ईस्वी में, वांडीवास का युद्ध आपको इससे पहले ही बताए थे 1760 ईस्वी में, खुर्दा का युद्ध 1795 में,
और चिलियावाला का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1849 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे अंबर का युद्ध, जिसको ये एक द्वितीय कर्नाटक युद्ध का ही एक भाग था। वंडीवास का युद्ध 1760 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, जिसमें अंग्रेजों का विजय हुआ था। और खुर्दा का युद्ध 1795 में निजाम और मराठों के बीच लड़ा गया था सर जॉन शोर के समय। और चिलियावाला का युद्ध 1849 में डलहौजी और सिखों के बीच द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय लड़ा गया था। नेक्स्ट आइए 61 में। 61 बुरा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमलित है, तो ऑप्शन डी जो है ये गलत सुमलित है। लॉर्ड लिनलिथगो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति, ये एक गलत है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो भी ऑप्शन में दिया गया है सभी सही है। तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या अहस्तक्षेप की नीति से संबंधित थे जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एल्गिन और नॉर्थब्रुक। मुख्य रूप से हस्तक्षेप की नीति का पालन इसके समय ही शुरू हुआ था। सॉरी, यहाँ पे जो है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या अहस्तक्षेप की नीति से संबंधित ये लोग थे, यहाँ तक थे। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन तक। और नॉर्थब्रुक जो था वो मुख्य रूप से हस्तक्षेप की नीति का पालन इसके समय से शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आइए 62 नंबर में। 62 बोला, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के उदय से पहले की राजनीतिक संस्था नहीं थी। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अभी हाल ही में आपको रेंज ऑफिसर में मिला होगा। ठीक है, तो पिट्स इंडिया था उसका आंसर, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। उसका मैंने अभी वीडियो बना दिया है, रेंज ऑफिसर का जो भी एग्जाम 1 से 100 तक क्वेश्चन पूछा था उसका सारा। तो ये इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा था कि राजनीतिक संस्था नहीं थी कांग्रेस के उदय से, तो ये था इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1925 में लंदन में की थी, जिसमें सावरकर, सरदार सिंह राणा और मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। इस सोसाइटी के द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम की पत्रिका भी निकाली गई थी तथा इंडियन हाउस की स्थापना भी किया गया था। तो इसी में बहुत तरीके, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, बीपीएससी का क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा था, 65th बीपीएससी का पीटी का। तो इस तरह से करके बहुत सारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग हर हाल में कॉपी में नोट कर लीजिए। और पुणे सार्वजनिक सभा 1870 में चिपलूणकर, गणेश वासुदेव जोशी और महादेव गोविंद रानड़े द्वारा किया गया था। एक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो मद्रास महाजन सभा 1884 ईस्वी में एम वीर राघवचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्लू ने की थी। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, केती तेलंग, बदरुद्दीन तैयब के द्वारा थे और बाद में इसका कांग्रेस में विलय हो गया था। 63 आइए, निम्न समाचार पत्र और उनके संपादक के संदर्भ में कौन सा जोड़ा गलत है, तो ये ऑप्शन सी जो है ये जोड़ा गलत है। जस्टिस हो जाएगा, जस्टिस जो हो जाएगा वो टीएम नायर द्वारा संपादित पत्रिका थी। ठीक है, और टीएम नायर, सीएन मुदालियर और पी त्यागराज शेट्टी ने जस्टिस आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, और इस आंदोलन के समर्थकों ने मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश किया था और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को जलाया और बगैर ब्राह्मणों के विवाह संपन्न कराने का कार्य किया था। तो जस्टिस एक तरह का जस्टिस आंदोलन भी था। ठीक है, और एक जस्टिस पत्रिका भी निकाला जाता था। नेक्स्ट आइए 64 में। आप लोग को क्वेश्चन लग रहा होगा थोड़ा बीपीएससी पैटर्न पे से मैंने बनाया है, ताकि आप लोग को जब बिहार दरोगा में बैठे तो बहुत आसानी से आप एग्जाम क्रैक कर सके। तो थोड़ा सा हार्ड होगा इसका लेवल, और आगे का जो मैं करूंगा उसके बाद थोड़ा सा इजी मैं कर दूंगा। ये जो 150 क्वेश्चन है मैंने प्रयास किया है इसमें जो इतना भी आज तक का बीपीएससी में बिहार दरोगा में हिस्ट्री का पूछा है वो सभी को इसमें मैं क्वेश्चन और इसका एक्सप्लेनेशन में इंक्लूड कर दिया हूँ। 64 आइए, कथन ए, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। तो इसका कारण है दिया हुआ है आर, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और आर यानी कि कथन और कारण दोनों इसका सही है। 65 का ये, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। तो देखिए इस तरह भाई क्वेश्चन आपको मिला ही होगा एग्जाम में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए कांग्रेस की स्थापना 1885 में
पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में तथा जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे और प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 16 नंबर आइए, केरल के नारायण गुरु का संबंध था। तो केरल के नारायण गुरु का संबंध ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्पृश्यता जाति के आंदोलन से था। नेक्स्ट आइए 67 में। 67 बोरा महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे लेकिन उनके 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध थे। तो ये था ऑप्शन बी, जमनलाल बजाज। उनके तो वैसे 4 पुत्र थे लेकिन जमनलाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता था। 68 नंबर आइए, मई 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सिफारिश की गई थी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के लिए संघीय संविधान की सिफारिश की गई थी 1930 के साइमन कमीशन में। साइमन कमीशन 1927 में गठन किया गया था और भारत में प्रशासनिक या संवैधानिक सुधार की जांच कर अपेक्षित सुधार के लिए रिपोर्ट देने हेतु 1919 के एक्ट के अनुसार 10 वर्ष के बाद समीक्षा आयोग गठित करने की व्यवस्था इसमें की गई थी। लेकिन ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी ने इस आयोग का गठन 2 वर्ष पूर्व नवंबर 1927 में इसका गठित कर दिया क्योंकि उसे डर था कि लेबर पार्टी भारत समर्थक सदस्य वाला वैधानिक आयोग गठित कर देगा। सर जॉन साइमन जो उदारवादी दल के सदस्य थे उनकी अध्यक्षता में 7 सदस्यों वाली टीम का गठन हुआ और लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को कमीशन से बाहर रखा गया और कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन कहा था। अधिकतर भारतीय नेताओं ने विरोध किया लेकिन मुस्लिम लीग के गुट मोहम्मद शमी गुट और मद्रास के जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी ने समर्थन इसका किया था। और यह देखिए, ये पूछा था कि साइमन कमीशन कब पहुंचा था भारत, तो 3 फरवरी 1928 को आयोग मुंबई पहुंचा। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसीलिए सो ब्लैक में कभी कभी पूछ देता है कि ये कब भारत में पहुंचा। और इसने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें प्रमुख सिफारिशें थे संघीय सरकार की संस्तुति, द्वैध शासन को हटाकर उत्तरदायी सरकार की स्थापना, प्रांतों की स्वायत्तता, बर्मा को भारत से अलग करना, सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था जारी रखना, प्रांतीय विधानमंडल में मताधिकार का विस्तार और भारत के लिए संघीय संविधान इत्यादि। भारत में इसका कड़ा विरोध होने के बावजूद 1935 के भारत शासन अधिनियम इसकी बहुत सी बातों को मान लिया गया, जैसे पृथक निर्वाचन मंडल को जारी रखना, द्वैध शासन की समाप्ति इत्यादि। 69 नंबर आइए, निम्नलिखित में से कौन सी चीज मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है। तो इसमें देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तांबे से बना पैमाना। ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है ना कि मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट आइए 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उत्तर वैदिक काल में देवताओं का पिता और सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है। तो ये उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रजापति। तो ऋग वैदिक काल के इंद्र, वरुण आदि देवताओं का स्थान उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, विष्णु और शिव ने ले लिया था। उत्तर वैदिक काल में त्रिमूर्ति की भावना का विकास हुआ और ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रमुख देवता बन गए। 71 में आइए, 71 बोरा निम्नलिखित में से कौन महावीर स्वामी के शिष्य बने। तो इसमें से सभी शिष्य इनके बने थे। लिच्छवी नरेश चेटक भी बने थे, मगध सम्राट अजातशत्रु, चंपा नरेश दधिवाहन भी इसके सम्राट बने थे, इसके शिष्य बने थे महावीर जी के। नेक्स्ट आइए 72 में। 72 बोरा अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षु या भिक्षुणियों के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि सारनाथ स्तंभ में भी और इलाहाबाद स्तंभ में भी इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आइए 73 में। वकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ के अलावा 7 प्रकार के अन्य यज्ञ भी किए थे। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिति पुत्र प्रवरसेन ने। नेक्स्ट आइए 74 में। 74 बोरा के उस शासक का नाम बताइए जिसके सिक्कों पर शिव एवं नंदी के चित्र है तथा जिसे अधम गौड़ सर्प कहा गया है। तो ये 74 नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सासांक। और वेन्स्यांग के अनुसार बंगाल के शासक साशंक ने गया के बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फेंक दिया था। और पुष्यभूति वंश के शासक प्रभाकर वर्धन के पुत्र राज्यवर्धन के शासन काल में मालवा के शासक
देवगुप्त एवं बंगाल के शासक शशांक ने कन्नौज के मखौरी वंश के शासक ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और उसकी पत्नी राजश्री को बंदी बना लिया। राजवर्धन अपनी बहन राजश्री को मुक्त कराने के प्रयास में शशांक के द्वारा मारा गया था। बाद में हर्षवर्धन यानी कि राज्यवर्धन का भाई ने एक बौद्ध दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राजश्री को बचाया तथा कन्नौज का शासन भार अपने ऊपर पे ले लिया था। नेक्स्ट आइए 75 में। 75 बोल रहा है मध्यकालीन विभिन्न करों के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये गलत है, बाकी सभी ऑप्शन इसमें सही है। हर्व ए सर्व इसमें शिक्षा कर लिखा गया है, ठीक है, जबकि इसका जो हो जाएगा हर्व ए सर्व सिंचाई कर था। हर्व ए सर्व जो है वो शिक्षा कर ना होकर के सिंचाई कर था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इसमें सभी सही है। नेक्स्ट आइए 76 में। 76 बोल रहा है भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण संतों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो रहा है, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, इसका थोड़ा लेवल देख के आप लोग भाग जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आ जाता है तो बोलते हैं कि सर मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था, आज तक सुना ही नहीं था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ रहता है। बस आप लोग क्या होता है कि क्वेश्चन जो बढ़िया रहता है उससे आप लोग दूर भागते हैं, और जो क्वेश्चन आप जानते रहते हैं बस चाहते हैं कि वही क्वेश्चन हमारा बार बार हम वही क्वेश्चन आए और वही क्वेश्चन बनाए। इस वजह से बहुत लोग का नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा इजी क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते हैं, और जहां थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है तो वो उस क्वेश्चन लेवल को छोड़ देते हैं, वो टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है हर बार। और जो भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलता है जो जानते हो वो तो उनका है, जो नहीं जानते उसको भी जानने का जो कोशिश करते हैं उनका देखिए सिलेक्शन हमेशा बिहार दरोगा में और बीपीएससी में हमेशा उनका कंफर्म रहता है। तो 76 का हो जाएगा भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण संतों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा गलत है। तो ऑप्शन डी रसखान वल्लभाचार्य के शिष्य, ये जोड़ा इसमें गलत है। बाकी सभी जोड़ा इसमें सही है। तो रसखान जो हो जाएगा इसका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और हिंदी साहित्य में कृष्ण भगत तथा रीतिकालीन कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है। वे वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ के शिष्य थे एवं वल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। तो एक चीज यहां पे याद रखिएगा, किसके शिष्य थे, तो वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ के शिष्य थे, ठीक है ना। यहाँ पे वल्लभाचार्य के शिष्य है, जबकि उनके पुत्र विठल नाथ के शिष्य थे ये रसखान। नेक्स्ट आइए 77 नंबर। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 77, ऑप्शन सी हो जाएगा हरिहर द्वितीय। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। 78 आइए, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध के संदर्भ में कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसका ऑप्शन सी जो जोड़ा है ये चुनार का युद्ध 1535, ये गलत है। जबकि चुनार का युद्ध जो हुआ था वो आपका 1532 ईस्वी में शेर शाह के साथ हुआ था, जिसका अंत संधि से हुआ था। इस युद्ध के बाद हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर बसाया और अपनी राजधानी वहीं स्थानांतरित कर ली थी। तो ये 78 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल है। नेक्स्ट आइए 79 नंबर में। 79 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सामवेद विज्ञान का ज्ञान, ये सही मिलान नहीं है। तो सामवेद का क्या हो जाएगा, तो साम का शब्द का अर्थ होता है गान और इसमें शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, ठीक है ना। तो सामवेद में क्या है, शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद यज्ञ संबंधित अनुष्ठान का वर्णन करता है, कर्मकांड बलिदान विधि का वर्णन करता है। वहीं अथर्ववेद में आपका इसका जो है जादू टोना का अथर्ववेद में किया गया है, ठीक है ना। तो इसका सामवेद का हो जाएगा संगीत संबंधित वर्णन, ठीक है। यहाँ विज्ञान का विज्ञान नहीं होगा। नेक्स्ट आइए 80 नंबर। 80 बोल रहा है कि मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो मदर इंडिया पुस्तक यहां पे जो ऑप्शन है उसके कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई थी। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन देख के जाइएगा, ठीक है। लाला लाजपत राय, यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, इंग्लैंड डेप टू इंडिया, ठीक है। इंग्लैंड डेप टू इंडिया, आर्य समाज, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, आत्मचरितात्मक रचनाएं। और बाल गंगाधर तिलक का है मराठी में केसरी लिखे थे और अंग्रेजी में द मराठा।
और गीता रहस्य मांडले जेल वर्मा में इन्होंने लिखा था। और एक और इन्होंने लिखा था बाल गंगाधर तिलक, वो था द आर्कटिक होम इन द वेदास। और महात्मा गांधी का है हिंद स्वराज, 1909 ईस्वी में गुजराती में लिखे थे। और यंग इंडिया वीकली न्यूज़पेपर था। और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इंडियन ओपिनियन इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लिखा था। और हरिजन और नवजीवन इनका कुछ पुस्तकें थी। नेक्स्ट है 81 नंबर में। 81 बोल रहा है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस कला शैली में यक्षिणियों, योगिनियों और अप्सराओं की नारी मूर्तियों को उकेरा गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मथुरा शैली में। और गंधार शैली का दूसरा नाम आपका जो है वो ग्रीक बौद्ध शैली है। और मथुरा शैली इसे कुषाण शासकों का संरक्षण मिला हुआ था। और यह यथार्थवादी न होकर के आदर्शवादी थी, जिसमें मुखाकृति में आध्यात्मिक सुख और शांति व्यक्त की गई थी। और इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। और सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। और अमरावती शैली था, सफेद संगमरमर से बनने वाली मूर्तियां इसमें शामिल होती थीं। नेक्स्ट आइए 82 में। 82 बोला कि कल्हन की रास तरंगिणी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस लेखक ने एक अन्य राज तरंगिणी की रचना की? तो देखिए जोन राज इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे तो पूछता है राज तरंगिणी, तो कल्हन हम लोग जानते हैं, लेकिन एक और राज तरंगिणी लिखा गया था जिसके लेखक जोन राज थे। और जोन राज संस्कृत के विद्वान, टीकाकार और इतिहासकार थे। कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबिदीन के वे राज दरबारी पंडित थे। जोन राज की पृथ्वीराज विजय की टीका से भी प्रभावित होकर सुल्तान के न्यायालयों के निरीक्षक सिरभट्ट ने उन्हें कल्हन की राज तरंगिणी का पूर्ण करने की आज्ञा दी थी। और कल्हन कश्मीर का इतिहास 1149 से 1150 ईस्वी तक ही लिख सकते थे। उसके आगे 1459 ईस्वी तक का इतिहास जोन राज ने लिखा था, उसी में उसको पूरा किया गया था, जो द्वितीय राज तरंगिणी के नाम से विख्यात है। इसी वजह से बोलते हैं कि आप लोग अच्छे से डिटेल वाले जो एक्सप्लेनेशन रहता है उसको अच्छे से क्वेश्चन आप लोग देखिए। जो भी चाहते हैं कि हम ज़्यादा दूर तक जाएंगे उनको कम से कम इसी तरह पढ़ना चाहिए कि हर चीज़ का बिंदुवार अध्ययन कीजिए, तब वहाँ से आप लोग को कंसेप्ट निकल के आता है। और विल्हन के बारे में है, विल्हन कल्याणी के चालुक्य वंशीय शासक विक्रमादित्य सिक्स की राज्यसभा में कश्मीरी राजकवि और विद्वान थे। और इनकी सुप्रसिद्ध रचना विक्रमाकंदेव चरित्र है। और राजशेखर का है कि कन्नौज के प्रतिहारी वंशीय राजा महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे। क्षेमेंद्र जो है वो कश्मीरी महाकवि थे। नेक्स्ट आइए 83 में। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स मिल। 84 में आइए, किस वायसराय ने यह कहा कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 84 लॉर्ड विलिंगटन ने ये कहा था, ऑप्शन डी। इस तरह का क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग को जानना चाहिए। 85 आइए। 85 बोला कि किस भारतीय व्यवसायी ने गांधी जी के सरनिष्ठ उद्देश्य की ओर कार्य करने में उनकी सहायता के लिए लाभप्रद पूंजीवाद का समर्थन किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, घनश्याम दास बिरला। तो देखिए, घनश्याम दास बिरला वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ, पूर्व नाम था इसका ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, की स्थापना की, जिसके पहले अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो हरिजन सेवक संघ के थे उसका अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, पहले अध्यक्ष? तो घनश्याम दास बिरला, हमेशा इसको नोट कर लीजिए। और ब्रिटिश गुप्तचर विभाग के अनुसार जीडी बिरला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए 1 लाख से 5 लाख तक का चंदा दिया था। और अंबालाल साराभाई का अगर बात करें तो गुजरात के उद्योगपति और स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ रहे। और इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई के ये पिता थे। और जमनलाल बजाज भारतीय कपड़ा व्यापारी थे, बैंकर। और इसमें कहाँ गया, हाँ, और ये जमनलाल बजाज में महात्मा गांधी के इनको निकट सहयोगी थे। लंबे समय तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जमनलाल बजाज खजांची भी रहे थे और वर्ष 1930 में जेल भी गए थे। 86 नंबर आइए, पूर्ण जन्म का सिद्धांत
किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो ये 86 आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, शतपथ ब्राह्मण। और ऐतरेय ब्राह्मण में क्या है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को विस्मत अर्थात प्रजा का भक्षक यानी कि किसान का नाशक भी कहा गया है। और गोपनाथ ब्राह्मण के अनुसार राजा को राजसूय यज्ञ, सम्राट को वाजपेयी यज्ञ और स्वराष्ट्र को अश्वमेघ यज्ञ, विराट को पुरुष मेघ यज्ञ और सर्वाट को सर्वमेघ यज्ञ करना चाहिए, ऐसा गोपनाथ ब्राह्मण में कहा गया है। और वाजपेयी यज्ञ में रथ का दौर होता था। 87 में आइए। 87 बोला कि 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर के आक्रमण के साथ किस साम्राज्य का अंत हो गया था? तो एक क्वेश्चन तो पूछता है कि भारत पर तैमूर ने कब आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में। और उसके बाद किस साम्राज्य का अंत हो गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, तुगलक साम्राज्य का अंत हो गया था। तैमूर ने वर्ष 1398 में मुल्तान पर आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत से धन प्राप्त करना था। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक शासन किया। यह राजवंश दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश था। तो ये भी पूछता है कि कौन सा दिल्ली में राजवंश जो है सबसे ज्यादा शासन किया था? तो इस तुगलक वंश था, ठीक है। वहीं सैयद वंश का बात करें तो इसका कार्यकाल 1414 से 51 ईस्वी तक था और इस वंश का संस्थापक खिज खां था। तैमूर ने इसे पंजाब और मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था। यह स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। वहीं अगर मुबारक शाह का बात करें तो दिल्ली का एक माह सुल्तान जो पिता के जीवन काल में सुल्तान बना और इस वंश के अन्य शासक मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह जो कि अंतिम शासक था। 88 नंबर में आइए। शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण किसने करवाया था, जिसे धनी व्यापारियों के लिए सराय के रूप में उपयोग किया जाता था? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांआरा बेगम। मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल नूरजहां की सबसे बड़ी पुत्री पादशाह बेगम या बेगम साहब के नाम से भी प्रसिद्ध रही हैं। औरंगजेब ने जब शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया तो उसकी मृत्यु तक जहांआरा ने पिता के साथ रहकर उसकी सेवा की। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महिला थी, इनको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। इसके संबंध में कभी कभार क्वेश्चन हमेशा पूछते रहा है। वहीं अगर नूरजहां का बात करें तो शेर अफगान की विधवा और मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी थी। उसका मूल नाम मेहरुनिसा था और उसके पिता मिर्जा गियास बेग यानी कि एतमादौला और माता अस्मत बेगम गुलाब के फूल से इत्र का आविष्कार करने वाली थी वो। तो कभी कभी पूछता है कि गुलाब के फूल से इत्र का किसने आविष्कार किया था मुगल काल में? तो वो था अस्मत बेगम, ठीक है। और आगरा में एतमादौला के मकबरे का निर्माण करवाया था नूरजहां ने। और रोशन आरा बेगम, ये ध्यान में रखिएगा, रोशन आरा बेगम शाहजहां की दूसरी पुत्री और औरंगजेब की समर्थक और दारा सिकोह की कट्टर दुश्मन थी। और जिनत उन निसा औरंगजेब की बेटी थी। तो कभी पूछता है कि जिनत उन निसा कौन थी? तो ये औरंगजेब की बेटी थी। तो इसका बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा 88 का। 89 देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, पान की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा नहीं की गई थी। तो पुर्तगालियों के द्वारा किसकी शुरुआत की गई थी? तो तंबाकू की, काजू की और अनानास की। और भारत में प्रिंटिंग प्रेस, जहाज निर्माण, फूलगोभी, टमाटर, हरी मिर्च, संतरा, पपीता, आलू, मूंगफली, बादाम, लीची, शकरकंद, गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत पुर्तगालियों के आगमन के बाद ही हुआ था। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में। 90 बोरा इनमें से किसे शेखू बाबा भी कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बादशाह जहांगीर को शेखू बाबा भी कहा जाता था। जहांगीर जो था उनका कार्यकाल 1605 से 1627 था और अकबर के पुत्र थे। इनका जन्म फतेहपुर सिकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती के कुटिया में राजा भारमल की बेटी मरियम जवानी के गर्भ से हुआ था। विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से संपन्न हुआ और दूसरा विवाह राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई या जोधाबाई से इनका हुआ था। 1599 में जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया और न्याय की जंजीर जंजीर ए अदली के नाम से प्रसिद्ध सोने की जंजीर लगवाया था। तो ये सब जहांगीर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, ठीक है।
और नेक्स्ट आइए 91 नंबर में। 91 बोल रहा है 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो ये था डिज़रायली ने, ऑप्शन के हिसाब से डिज़रायली ने, ठीक है। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद क्या बोले थे? यह स्वतंत्रता संग्राम था। और डॉक्टर रामविलास शर्मा बोले थे यह जन क्रांति थी। और टी आर होम्स ने बोला था सभ्यता एवं बर्बरता का यह संघर्ष था। नेक्स्ट है ये 92 नंबर में। 92 था निम्नलिखित में से कौन सा कदम लॉर्ड कर्जन ने नहीं उठाया था? नहीं उठाया था तो ऑप्शन डी हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लाया गया और लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया 1882 ईस्वी में, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ऊपर में जो भी दिया गया है बाकी का 3 ऑप्शन वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट आइए 93 में। 93 बोल रहा है कि भारत में अंग्रेजों की स्थिति में तब सुधार हुआ जब 1632 ईस्वी में उन्हें गोल्डन फरमान दिया गया। यह फरमान उन्हें किसने दिया था? तो गोलकुंडा का सुल्तान ने इसे यह फरमान दिया था 1632 में। तो देखिए 1632 ईस्वी में सुनहरा फरमान इसको नाम दिया गया, गोल्डन फरमान यानी कि सुनहरा फरमान गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से प्राप्त हुआ, जिससे अंग्रेजों को 500 पैगोडा सालाना देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट आइए 94 नंबर। 94 बोल रहा है कि गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम अहमदाबाद छोड़ा और स्वराज प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत लिया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। 95 नंबर देखिए निम्नलिखित में से क्या सही रूप में सुम्मिलित नहीं है? तो 95 का यहाँ जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये जो है वो सही सुम्मिलित नहीं है। ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग के लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। इसके जो लेखक हैं ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे द हिंदू का जी सुब्रमण्यम अय्यर, अमृत बाजार पत्रिका का मोतीलाल घोष, बंगाली का सुरेंद्र बनर्जी, ये सही है। केवल ए नेशन इन मेकिंग का ए एन सेन ना होकर के ए नेशन इन मेकिंग का हो जाएगा क्या? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो बंगाली और ए नेशन इन मेकिंग दोनों का यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी होता। नेक्स्ट आइए 96 नंबर। 96 का बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध नारा दिया था? तो शायद ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में आपका पूछा हुआ है, मुझे ध्यान नहीं है कि कब पूछा गया था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सिंगापुर। बहुत लोग जापान मारे थे और बहुत लोग सिंगापुर भी मारे थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंगापुर से इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में रह करके दिल्ली चलो का नारा दिए थे, ठीक है, सिंगापुर से ही दिए थे। 97 नंबर आइए, इनमें से कौन फराजी आंदोलन से संबंधित नहीं था? फराजी आंदोलन से संबंधित नहीं था तो ऑप्शन बी जो है टीटू मियां, ये संबंधित नहीं था। टीटू मियां किससे संबंधित थे? तो टीटू मियां बंगाल के पागलपंथी विद्रोह के नेता थे। तो देखिए फैराजी आंदोलन कब हुआ था? तो फैराजी आंदोलन 1838 से 1857 तक चला था और करम शाह और उसका पुत्र टीटू मियां बंगाल के पागलपंथी विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट आइए 98 नंबर। 98 नंबर, इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ था जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेताओं इसमें शामिल थे? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार मतलब बुक वगैरह में लिखा भी हुआ है। तो ये हो जाएगा आरपी दत्त। आरपी दत्त या रजनी पाम दत्त इंडिया टुडे के उस समय संस्थापक भी थे और इन्होंने ही ऐसा कहा था। 99 नंबर आइए, मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा थी? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा करसापन, ठीक है। तो 99 का यहाँ बी सही आंसर हो जाएगा। मौर्य काल के दौरान 4 प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। सुवर्ण सोने का सिक्का था और करसापन या पर्ण या धारण जो था वो चांदी का सिक्का था और काकिनी और मासक जो था वो तांबे का सिक्का था।
निष्क के बारे में पूछा गया है। निष्क जो था वो ऋग्वैदिक काल में आभूषण था, जो उत्तर वैदिक काल में मुद्रा माने जाने लगा, जो सोने का सिक्का होता था। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते थे कि आपको काल देखना पड़ेगा कि ऋग्वैदिक काल में निष्क पूछ रहा है या उत्तर वैदिक काल में निष्क पूछ रहा है। अगर ऋग्वैदिक काल वाला निष्क पूछेगा तो वो आभूषण था उस समय, और उत्तर वैदिक काल वाला अगर पूछेगा निष्क तो उसमें मुद्रा माने जाने लगा था, निष्क सोने का सिक्का होता था। नेक्स्ट आइए 100 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 100 नंबर है यहाँ पे, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और सैंधो सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा मांदा है, जम्मू सबसे दक्षिणी सीमा था। और उत्तरी सीमा मांदा जम्मू है, सबसे दक्षिणी सीमा आपका दैमाबाद महाराष्ट्र सबसे पूर्वी सीमा है। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सबसे पश्चिमी सीमा है। सुतकोंदर पाकिस्तान सबसे पश्चिमी सीमा, यहाँ पे सुतकोंदर और पाकिस्तान है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, डिटेल यहाँ पे है, ठीक है। इसका एक ट्रिक है, वो भी आप देख सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज का 100 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, 1 से लेके 100 तक। 5 नंबर में 5 टेस्ट, जो 5 है उसमें आपका 1 से लेके 50 तक है। टेस्ट नंबर ये 6 है, इसमें मैंने 51 से लेके 100 तक करवा दिया हूँ। अब इसका जो लास्ट वीडियो इसके इतिहास का जो बनाऊंगा वो 100 से लेके 150 तक, और ये हमारा इतिहास का यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं साइंस का अलग से लाऊंगा, और भी बहुत सारा फिर फुल टेस्ट मैं इसमें करवाऊंगा। और आपका जो बुक आया है बिहार दरोगा का, तो बुक का भी मैं बुक के नाम से अलग सेट चलाऊंगा, और बहुत जल्द उन लोग का भी वीडियो डाल दूंगा। और एक वीडियो तो मैंने डाल दिया है, और भी जो वीडियो आ रहा है वो मैं जल्द ही उसको भी कंप्लीट करवा दूंगा। बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो 2021 में होने वाला है पीटी का, उसका मैं पूरा तैयारी आप लोगों को करवाऊंगा। अगर आप लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।